वो चार्ज होने जब मैं बोलूँ तब लगा दे। क्लास चलिए देखिए बहुत सिंपल सा मैटर है। देखिए बहुत सिंपल सा फैक्ट है बच्चों कि आप लोगों का जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लास्ट क्लास मैंने समझाया था। पहले हमने ये समझा था कि जब भी एक रेक्टेंगुलर कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड की प्लेस में आएगी ना तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा। टॉर्क क्यों लगता है? क्योंकि कोई भी स्ट्रेट वायर जब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में आती है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में आता है उसके ऊपर फोर्स लगता है IL की साइन थीटा, याद है? और वो निकलता है फ्लेमिंग एक्सेप्टेंस रूल से। सो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड इधर थी, देखो ये येलो वाली, ये मैग्नेटिक फील्ड थी, करंट था ऊपर की तरफ, ये करंट था, फोर्स लगा अंदर की तरफ। तो इस पे लगा अंदर की तरफ और इस पे देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लेकिन करंट नीचे, तो फोर्स आएगा बाहर की तरफ। जब एक पे अंदर लगा एक पे बाहर लगा तो घूमेगा, ऐसे घूमने का मतलब उसके ऊपर टॉर्क लग रहा है बच्चों। सो जब भी एक करंट कैरिंग कॉइल है पूरी की पूरी जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होगी तो उसके ऊपर क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। और ये टॉर्क का बेसिकली जो फार्मूला है बच्चों क्या है? NIAB sin थीटा, इतना इसके ऊपर टॉर्क लगेगा। नहीं समझे मेरी बात? इतना इसके ऊपर टॉर्क लगेगा बच्चों। सो आप लोगों को यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा कांसेप्ट समझाया था। अगर आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर समझ में आया था लास्ट क्लास में, तो मैंने MCG में ये समझाया था कि मान लो मेरे पास बोतल है बच्चों इस तरह की बनी हुई है, इसको नहीं है उल्टा बस बोतल अरे नहीं क्लास क्या चक्कर है भाई? एक सिंपल सी चीज है कि आप लोगों के पास सिलेंड्रिकल आयरन कोर है और सिलेंड्रिकल आयरन कोर के ऊपर इस तरीके से कॉइल को लपेटा गया जैसे रेक्टेंगुलर कॉइल ना। अब रेक्टेंगुलर है कि नहीं था? ऐसे 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 है ना, ये रेक्टेंगुलर और ये रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे घूम भी सकती है। क्यों घूम सकती है? सिंपल सा फैक्ट है, ध्यान से आप समझिए इस चीज को। यहाँ पर हम ऊपर की तरफ बोलो क्या लगा गया? एक पॉइंटर लगा गया। ये पॉइंटर है, एक पेन के मुझे ये एक पॉइंटर है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये तार निकली हुई है इस डिवाइस से पॉजिटिव वाला टर्मिनल और ये निकला बोलो क्या? नेगेटिव वाला। एक पॉइंट ठीक है, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक बोलो क्या? नेगेटिव टर्मिनल। जैसे ये डिवाइस बाहर डब्बा बंद है, बाहर से बोलो क्या? डब्बा बंद। अब जैसे ही इस डिवाइस में एक साइड से करंट जाएगा तो वो करंट इसमें फ्लो करेगा ऐसे करके। और ये मत भूलिए कि इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर मैग्नेट्स लगी हुई है। वो मैग्नेट्स कैसी हैं? ऐसी मैग्नेट, एक मैग्नेट यहाँ लगी हुई है और एक मैग्नेट यहाँ लगी हुई है, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जस्ट लाइक दिस। एंड यू नो दैट these magnets are not the straight magnets, these are the radial magnets। मतलब कि यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है वो आपको पता है स्ट्रेट नहीं निकलती है, वो आपके सेंटर की तरफ अप्रोच करते हुए निकलती है। याद करिए मैंने लास्ट क्लास में सिखाया है। तो आपकी मैग्नेट्स ऐसी लगी हुई हैं तो मैग्नेटिक फील्ड तो मौजूद है, बस क्या नहीं इसमें करंट नहीं है। क्या नहीं बोलो? करंट है। जैसे ही करंट इसमें आएगा इस डिवाइस के अंदर तो इस कॉइल में से करंट फ्लो करेगा। एंड व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड की प्लेस में होगी, मतलब जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा तो एक करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड की रीजन में है तो इसके ऊपर क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। एक कॉइल अंदर की तरफ जाएगी, एक वाली टर्न अंदर की तरफ जाएगी और एक बोलो कहाँ जाएगी? बाहर की तरफ। इसलिए ऐसे घूमेगी और ऐसे घूमने का मतलब क्या घूमना? बोलो पॉइंटर का घूमेगा। इससे घूमना बोलो ऊपर हमने पॉइंटर फिक्स कर रहे हैं, जब एक कॉइल घूमेगी तो बोलो क्या घूमेगा? पॉइंटर घूमेगा। एंड यू नो दैट कि जो गैल्वेनोमीटर होता है ना उसका बिल्कुल बीच में होता है, जीरो पे होता है सुई जो होता है, ये है वो डब्बा जिसके प्लस से एक तार निकल रही है और माइनस से एक तार निकल रही है। इस तरीके से हम इसको लगा देते हैं अपने सर्किट के अंदर। एक साइड से करंट आएगा और दूसरी साइड से निकल जाएगा, तो एक साइड से आएगा और दूसरी साइड से। लेकिन अंदर क्या सीन होगा? क्योंकि अंदर इस तरीके से एक सॉफ्ट आयरन कोर है, उसके ऊपर ऐसे कॉइल को लपेटा गया, ऊपर एक पॉइंटर लगाया गया है, तो वो करंट आया अंदर से यूं होता हुआ गया, यहाँ मैग्नेट लगी हुई थी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड के प्लेस में आपका कोई करंट कैरिंग कंडक्टर आएगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। और ये बिल्कुल जीरो पे है इस तरीके से। अब अगर करंट इस तरफ से आए तो वो उस तरफ को घूमेगी तो पॉइंटर उस तरफ मुड़ जाएगा, पॉइंटर उस तरफ को घूम जाएगा। लेकिन अगर करंट आया अपोजिट डायरेक्शन से तो आपको पता है फोर्स अलग दिशाओं में लगेगा। नहीं आ रहा है। अगर मेरा करंट ऐसे गया तो ये वाली चीज अंदर गई, ये वाली चीज बाहर गई, तो पॉइंटर ऐसे घूमा। बट अगर करंट ऐसे आएगा तो ये वाली चीज अंदर जाएगी और ये वाली चीज बाहर, तो ये ऐसे घूमेगा तो पॉइंटर इस बार अलग दिशा में घूमेगा।
इसीलिए गैल्वेनोमीटर दोनों तरफ की डिफ्लेक्शन दिखाता है, क्लॉकवाइज करंट के लिए अलग डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज के लिए अलग डायरेक्शन। और आपका मेन कॉन्सेप्ट तो बच्चे नीट एमसीजी में ये रहा, वो आपका सिलिंड्रिकल कोर और ये आपकी नॉर्थ और साउथ पोल। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? नीचे मैंने स्प्रिंग लगाई हुई है, स्प्रिंग का टॉर्क, स्प्रिंग का बेसिक मतलब क्या है कि आप लोगों की जब ये पॉइंटर ऐसे घूमेगा ना तो करंट आया तो ऐसे पॉइंटर घूम गया टॉर्क की वजह से, अभी रुका हुआ है यहाँ पर, ऐसे रुका हुआ है, स्प्रिंग नीचे ट्विस्ट हो चुकी है, नीचे स्प्रिंग बोलो क्या हो चुकी है? ट्विस्ट। जैसे ही करंट बंद होगा, अब करंट बंद होगा तो उसके ऊपर टॉर्क लेना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो ये वापस भी तो आनी चाहिए अपनी जगह पे। तो जैसे ही करंट बंद होगा, इसकी जो ताकत मोड़ के बैठी है, टॉर्क लगा बैठी है, वो खत्म हो जाएगी। तो स्प्रिंग के अंदर जो ट्विस्ट आया था वो उसको वापस लेके आने की कोशिश करेगा, अपने को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा और ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। समझ नहीं आया? पक्का बताओ मुझे। ये मैंने लास्ट क्लास दी बच्चों, आपको सेम कांसेप्ट समझाने की कोशिश करी थी, अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड करी है तो, और अगर थोड़ा सा पढ़ रहे हो तो फिर कोई खास प्रॉब्लम है नहीं इसका। ठीक है, मैं आपको आज मैंने बोलूँगा कि इसका मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको सिखाने वाला हूँ कि मैथमेटिकल इसके अंदर क्या फॉर्मूला बनेगा। क्लियर होता है कि नहीं होता? यहाँ तक में कोई डाउट है तो मुझे बताओ, अदरवाइज इसको बोर्ड पे देख लो। एमसीजी करा हुआ आज, बताओ देख लो, अपना लगा देना वो चीज़ को, थोड़ा मोबाइल पकड़ के लगाना, चालू कर दो उसको। चालू है उसमें देखना +15 आ रहा है, क्या आ रहा है? +15। ठीक है, चलिए गाइस। सो अब इसका नाम मैं आपको कैलकुलेटिव पार्ट पे लेके चलता हूँ कि इसके अंदर हमें और क्या सीखना है। सो गाइस मुझे एक बात बताओ बच्चों, प्लीज शोर नहीं करेंगे, आप लोग समझेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, इसके ऊपर जो टॉर्क लगा वो कितना लगा होगा? कोई बताएगा जरा मुझे? इस कॉइल के ऊपर जो टॉर्क लगा वो कितना लगा होगा? NIAV sin थीटा। बिल्कुल सही है भाई। सो मैं बोलता हूं टॉर्क एक्टिंग ऑन कॉइल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज, बताओ कितना होगा? N क्या है बताओ जरा? अरे इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर एक टर्न नहीं होता, ऐसे एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न, ऐसे बहुत सारे टर्न्स होते हैं। तो N टर्न्स है। कितना करंट आया बोलो? I करंट आया। एरिया ऑफ कॉइल बोलो क्या है? A है, जो उसकी एरिया है, और B बोलो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। और साइन 90 बोल दूंगा। 90 क्यों बोल दूंगा? बिकॉज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। कैसी मैग्नेटिक फील्ड है बोलो? रेडियल। अगर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है तो मैं बोल सकता हूँ बच्चों, समझ रहे ना बात को? सो बोलो कितना आएगा? NIAB। अब मुझे बताओ बच्चों, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखाने वाला हूँ। ये तो टॉर्क लगा जिसकी वजह से वो घूम गई, जिसकी वजह से वो, आपको मैं किसके अंदर का सीन दिखा रहा हूँ? गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या चल रहा है। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर है, उसके ऊपर एक तार लपेटी गई है, और जैसे उस तार के अंदर करंट आता है तो वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में प्लेस्ड है, तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। वो क्यों लगेगा? उसकी कहानी सब पहले हो चुकी है बच्चों। ये ऐसा नहीं कि आज आप एमसीजी से मैंने कुछ कोशिश करने समझ में आ जाएगा। एमसीजी से पहले मैंने टॉर्क वाला टॉपिक कराया, टॉर्क से भी पहले मैंने वो वाला टॉपिक कराया जिसमें मैंने बताया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा ILB sin थीटा। तो वो वहां से शुरू हुआ था कहानी। पहले वो समझा, फिर टॉर्क समझा, फिर एमसीजी पे आया हूं। तो आपको तीनों बातें पता होनी चाहिए, तब जाके मजा आएगा आपको करने में टॉपिक। क्लियर है? सो गाइस टॉर्क तो लगेगा NIAB। अब मुझे एक बात बताओ, जो ये टॉर्क लगा उसकी वजह से हमारी स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग टॉर्क भी पैदा हुआ होगा जो उसको वापस रिस्टोर करेगा। बोला है कि नहीं? सो यहां पर मैं लिखूंगा बच्चों, रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप्ड इन स्प्रिंग इज, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, ढंग से सुनिएगा। ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है अभी इस टॉपिक का। बच्चों क्या तुम्हें याद है 11th क्लास के अंदर तुम लोगों ने स्प्रिंग का केस पढ़ा था, और तुम लोग ये पढ़ते थे कि मान लीजिए कि ये ब्लॉक यहां पर है, अब जब तुम इसके ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाओगे तो स्प्रिंग खिंच जाएगी, या दबाओगे तो दब जाएगी। तो ऐसे दोनों सूरत हाल में स्प्रिंग के अंदर बोलो क्या पैदा होगा? रीस्टोरिंग फोर्स, जिसको रीस्टोर करेगा। आप जानते हैं कि अगर आपने इस ब्लॉक को आगे की तरफ खींच दिया, आगे की तरफ खींच दिया अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, बच्चों तुमने इसको आगे की तरफ खींच दिया x दूरी से, तो इस स्प्रिंग के अंदर अंदर की तरफ एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा। रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप इन द स्प्रिंग। याद नहीं आ रहा सर? बिल्कुल भी ऐसे कुछ पढ़ा है। अगर आप इस ब्लॉक को आगे खींचेंगे तो बोलो पीछे की तरफ एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा कि नहीं होगा? अब वो रीस्टोरिंग फोर्स का तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि वो जो रीस्टोरिंग फोर्स है ना, वो जो रीस्टोरिंग फोर्स इन द स्प्रिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x की। नहीं आ रहा याद? या मैं आपको बता देता हूं, वो रीस्टोरिंग फोर्स का सीधा आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिए, kx। हाँ माइनस का मतलब बताऊंगा, लेकिन पहले kx समझो, पहले kx समझो। kx, इस kx का मतलब ये होता है बच्चों
कि जितना ज्यादा x होगा उतना ज्यादा बोलो क्या पैदा होगा, रीस्टोरिंग फोर्स। पहले तो समझो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, ढंग से समझना है, उस वाली चीज पे आऊंगा मैं वापस से, लेकिन पहले ये अच्छे समझ में आएगा तो बात बनेगी वाली। तो जितना ज्यादा मैं इसका डिस्प्लेसमेंट करूंगा उतना ज्यादा बोलो क्या पैदा होगा, रीस्टोरिंग फोर्स। अरे यार आपने 1 यूनिट खींचा, कम रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा, 2 खींचा तो ज्यादा, 3 खींचा तो और ज्यादा, मतलब हाइयर द एक्स हाइयर द रीस्टोरिंग फोर्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन मेरा आपसे ये भी पूछना है बच्चों कि क्या मैं एक सॉफ्ट स्प्रिंग को 1 यूनिट खींचूं और एक हार्ड स्प्रिंग को 1 यूनिट खींचूं, क्या दोनों में सेम रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा क्या? अरे यार सॉफ्ट को खींचा 1 यूनिट और हार्ड को खींचा 1 यूनिट, दोनों में एक रीस्टोरिंग ताकत लग रही है जिसको वापस लेके जा रही है, क्या दोनों में सेम लग रही है? नहीं सर, इसको बोला जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये स्प्रिंग कांस्टेंट इसलिए कांस्टेंट बोलते हैं बिकॉज़ ये फिक्स रहता है एंड ये कुछ नहीं होता। ये बेसिकली मैं बोल सकता हूं इट इज द रीस्टोरिंग फोर्स, develop in spring for 1 unit displacement। for 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए जो रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग में पैदा होता है उसको बोलो हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। मेरी बातों को अच्छे से समझिएगा, अगर आपको थोड़ा और अच्छे से समझना है तो k को तुम लोग देख भी सकते हो, k होता है f/x, और जब x का वैल्यू 1 होगा, जब x का वैल्यू क्या होगा 1, फिनिश यहां पर, जब x का वैल्यू क्या होगा 1, तब मेरा k होगा रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर। इसका मतलब ये है, ये दोबारा बोलता हूं, जब x का वैल्यू 1 होगा यानी जब मेरा x 1 यूनिट होगा उस समय जो रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा वही बोलो क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या होता है बोलो, इसका एक समझिएगा मेरी बात को, यूनिट भी क्या होता है इसका, अगर मैं यूनिट भी बोल रहा हूं k का, तो k का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ k जो होता है बेसिकली न्यूटन पर मीटर था। न्यूटन, मैं आपको पूरी बात क्लियर करता हूं, तुम ढंग से सुनना क्योंकि ये वाली चीज का ना इस्तेमाल होने वाला है अभी हमारे में इस टॉपिक के अंदर। k क्या होता है, हर स्प्रिंग का k अलग होता है और k आपको बताता है द रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप फॉर 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट। फॉर किसी स्प्रिंग का अगर स्प्रिंग कांस्टेंट बच्चों 5 न्यूटन पर मीटर है और किसी दूसरी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 20 न्यूटन पर मीटर है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है जरा बताओगे? सर इसका मतलब ये निकल के आता है, सर ये वाली जो स्प्रिंग है ना थोड़ी सॉफ्ट है, ये वाली स्प्रिंग बोलो क्या है, और ये वाली थोड़ी सी बोलो क्या है, स्टीफर है। स्टीफर मतलब बोल सकते हो थोड़ी हार्ड है। क्यों सर? क्योंकि सर इसमें अगर आप 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो 5 न्यूटन का रीस्टोरिंग बनेगा, उसमें 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट करोगे तो 20 न्यूटन का रीस्टोरिंग बनेगा सर। वो थोड़ी सी हार्ड और स्टीफर स्प्रिंग है। के आपको क्या बताता है, दोबारा सुन लीजिए, के आपको क्या बताता है, द रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप फॉर 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट। सो के की वैल्यू आपको हर स्प्रिंग की अलग मिलेगी। दुकान पे ये बोला भैया इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 5 न्यूटन पर मीटर है, इसका मतलब 1 यूनिट डिस्प्लेस करोगे तो 5 न्यूटन का बोलो क्या पैदा होगा, रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा। तो 2 यूनिट डिस्प्लेस करोगे तो कितना पैदा होगा, 2 टाइम्स ऑफ के। 3 यूनिट के लिए, 5 यूनिट्स के लिए, समझे नहीं मेरी बात को? तो मैंने बोला अगर x यूनिट डिस्प्लेसमेंट हुआ तो कितना रीस्टोरिंग पैदा होगा, बोलो x टाइम्स ऑफ के। क्या फॉर्मूला समझ में आया? बहुत सारी बात 11th क्लास की कर ली हमने, लेकिन जरूरी थी क्योंकि इसमें कुछ इस्तेमाल करना था मुझे। लेकिन आप मुझे बताओ कि अभी भी समझ में नहीं आया क्या? और वो तुम माइनस साइन पता क्यों लगाते थे, सुन लो। तुम लोग माइनस साइन बस इसलिए लगाते थे क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है रीस्टोरिंग फोर्स। बट मैं बार बार आपसे कह रहा हूं व्हाई द फॉर्मूला F इज इक्वल टू kx इज यूज्ड हियर, सिंस k डिटरमाइंस द रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप फॉर 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट, फॉर x यूनिट डिस्प्लेसमेंट द रीस्टोरिंग डेवलप इज kx। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है बच्चों यहाँ पर। क्या आप मुझे बताइए, जो यहाँ पर जब ये कॉइल घूमेगी तो स्प्रिंग खींचेगी या दबेगी? जब ये कॉइल घूमेगी तो स्प्रिंग खींच रही है, दब रही है, क्या हो रहा है? खींचेगी या दबेगी? कितनों को लगता है खींचेगी? खींचेगी। चलो दबेगी, खींचेगी दबेगी कुछ नहीं सर, घूमेगी। बच्चों आपके पास स्प्रिंग ऐसे है, अगर ऐसे फोर्स लगा दब जाएगी, ऐसे लगा खींच जाएगी, लेकिन ये फोर्स ऐसे लग रहा है तो ये इसको घुमाएगा। स्प्रिंग को क्या करेगा?
ट्विस्ट करेगा। विशेष ने शुरू में ही सोच लिया था कि ये घूमेगी, ना खिंचेगी ना दबेगी, ये बेसिकली क्या होगी, ये स्प्रिंग घूमेगी। अब मेरी बात सुनो, ए क्लास प्लीज, ये स्प्रिंग खींचने दबने वाली नहीं है, ये बोलो क्या होगी, घूमेगी। इसका मतलब ये F=kx वाला फॉर्मूला तो काम करने वाला है नहीं। अब यहां पर क्या होगा, जब स्प्रिंग ऐसे घूमती है ना क्लास, देखो खिंचती है दबती है तो उसमें पैदा होता है रीस्टोरिंग फोर्स, लेकिन जब ये घूमती है ना तो वापस घूम के भी ऐसी आएगी, तो इसके अंदर पैदा होता है रीस्टोरिंग टॉर्क। क्या पैदा होता है, रीस्टोरिंग टॉर्क। टॉर्क क्यों भैया, एक एंगुलर फोर्स पैदा हुआ है। टॉर्क को क्या बोलते हैं, बोलो एंगुलर फोर्स। तो वो रीस्टोरिंग टॉर्क कितना पैदा होता है वो सुनो, उसका फॉर्मूला है बच्चों, इंपॉर्टेंट है और आप समझ पाएंगे आप लोग डायरेक्टली। जो रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा होगा स्प्रिंग के अंदर वो पैदा होता है के थीटा। कितना पैदा होता है बोलो, के थीटा। एंड व्हाट इज दिस के थीटा, इधर भाई तनिष इंपॉर्टेंट है। थीटा यहां पर क्या है बोलो, थीटा है कितने एंगल से स्प्रिंग बोलो क्या हुई, ट्विस्ट हुई। कितने एंगल से स्प्रिंग बोलो क्या हुई, 5 डिग्री से 10 डिग्री से कितने से वो मुड़ गई। और के बच्चों यहां पर होता है टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, ये क्या होता है अब आपको समझ में आएगा कि मैंने वो क्यों पढ़ाया था, आपको अब समझ में आएगा। तो ये होता है इट इज द रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप इन स्प्रिंग फॉर 1 यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। व्हाट इज दिस टॉर्सनल कांस्टेंट, टॉर्सनल कांस्टेंट क्या होता है, इट इज द रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप इन द स्प्रिंग फॉर 1 यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर आपकी स्प्रिंग 1 डिग्री एंगल से ट्विस्ट हुई होगी तो उसमें कुछ रीस्टोरिंग टॉर्क बना होगा नहीं बना होगा, मुझे बस इतना बताओ। आप किसी स्प्रिंग को 1 डिग्री से ट्विस्ट करोगे तो बोलो उसमें रीस्टोरिंग टॉर्क बनेगा नहीं बनेगा। हाँ, सॉफ्ट में थोड़ा सा कम बनेगा रीस्टोरिंग टॉर्क और हार्ड में थोड़ा सा ज्यादा बनेगा, लेकिन हर 1 डिग्री घुमा देने से उसमें रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा होगा नहीं होगा। उस रीस्टोरिंग टॉर्क को बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, अरे जैसे इधर 1 यूनिट डिस्प्लेस करने से उसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होता है उसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको, तो x यूनिट डिस्प्लेस करने से रीस्टोरिंग टॉर्क पर रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हुआ kx। तो वैसे ही बच्चों अगर 1 डिग्री ट्विस्ट कर देने से रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा हो रहा है k का, तो 2 डिग्री ट्विस्ट करने से कितना बनेगा 2k का, 3 डिग्री ट्विस्ट करने से बनेगा 3k का, थीटा डिग्री ट्विस्ट करने से बनेगा थीटा k का। नहीं आया समझ। अगर आपको दुकानदार ने जाके ये बोला, इंपॉर्टेंट है, अगर आपको दुकानदार ने ये बोला, आगे आप मैकेनिकल लाइन चुनेंगे मान लीजिए, और आपको बोला गया कि स्प्रिंग के बारे में ये बोला, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है समझने की कोशिश करना। तुम्हें बोला उसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो है 20 न्यूटन पर मीटर, समझने की कोशिश करना। और जो उसका टॉर्सनल कांस्टेंट है, इसकी यूनिट नहीं लगाऊंगा बिकॉज रेडियन में लिखनी चाहिए हमें, तो इसका जो टॉर्सनल कांस्टेंट है मान लीजिए वो है हमारा 15 यूनिट का है मान लीजिए, मैं लिख नहीं रहा हूं यूनिट फिलहाल। तो क्या सेंस निकल के आ रहा है, आप मुझे बता सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि सर अगर इस स्प्रिंग को 1 यूनिट खींचोगे ना आगे की तरफ या दबाओगे तो जो उसमें रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा वो 20 न्यूटन का होगा, 20 न्यूटन का। लेकिन अगर 1 डिग्री ट्विस्ट होगी ना स्प्रिंग किसी भी तरफ तो उसमें 15 न्यूटन की बेसिकली टॉर्क पैदा होगी। नहीं आई बात समझ, पक्का। टॉर्सनल कांस्टेंट स्प्रिंग के बारे में बताता है कि वो कितने 1 डिग्री घुमा देने से, ट्विस्ट कर देने से उसमें कितना रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा होता है, और स्प्रिंग कांस्टेंट बताता है उसको 1 यूनिट डिस्प्लेस करने से कितना रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होता है। मुश्किल लग रहा है ये चीज। तो अगर आपका के बताता है कि 1 डिग्री ट्विस्ट करने से इतना रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा हुआ, तो थीटा डिग्री ट्विस्ट करने से कितना पैदा होगा, के थीटा होगा। अरे भाई नहीं आ रहा समझ में, पक्की बात है, नहीं आया समझ में। अब मुझे तुम्हें एक बात बताओ, ये जो के थीटा पैदा हुआ है किसकी कॉस्ट पे हुआ है, वो NIAB लगा तभी तो ये पैदा हुआ है, और जितना ज्यादा वो होगा उतना ही ज्यादा ये बनेगा भाई, सिंपल सी बात है। तो ये दोनों एक दूसरे के बोलो क्या है, बराबर है। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, टॉर्क जितना मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगा है, यानी वो के थीटा वो किसकी वजह से आया बोलो, NIAB की वजह से आया। इसका मतलब थीटा बोलो किसके बराबर होगा। अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, ये फॉर्मूला आ गया बच्चों, ये फॉर्मूला आ गया है। ये फॉर्मूला क्या बताना चाह रहा है मैं आपको एलैबोरेट करता हूं, बोर्ड पे अच्छे समझना। कह रहा है थीटा बोलो क्या है, थीटा है बोलो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। क्या है बोलो, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। अरे यार आप ये भूल जाते हैं शायद, ये थीटा क्या है बच्चों, वो जो पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो रहा है 3 डिग्री से 4 डिग्री, जितने डिग्री से पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो रहा है उतने डिग्री से बोलो क्या डिफ्लेक्ट हो रही है, बोलो स्प्रिंग डिफ्लेक्ट हो रही है। मानते हो कि नहीं मानते। अब ये क्या कहता है वो समझने की कोशिश करो कि जो डिफ्लेक्शन आएगी गैल्वेनोमीटर में, जो एंगल डिफ्लेक्ट होगा उसका गैल्वेनोमीटर में, वो तब ज्यादा होगा जब नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे। ऐसा क्यों सोचो,
क्योंकि अगर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हुई तो आपको पता है टॉर्क ज्यादा लगेगा। क्या ज्यादा लगेगा बोलो? टॉर्क। और टॉर्क ज्यादा लगेगा, ज्यादा घूमेगी, ज्यादा रिफ्लेक्शन आएगा। नहीं आ रहा समझ में? करंट ज्यादा हुआ, एरिया ज्यादा हुआ, बी ज्यादा हुआ, अरे सारे फैक्टर टॉर्क को इशारा करते हैं। अगर एन आई ए बी सारे ज्यादा हुए तो टॉर्क ज्यादा लगेगा, और टॉर्क ज्यादा लगेगा तो वो ज्यादा एंगल से बोलो क्या होगी? डिफ्लेक्ट होगी। लेकिन एक बड़ी जरूरी बात भी उसने बोली, अगर स्प्रिंग का के कम हुआ तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। मतलब टॉर्सनल कांस्टेंट कम हुआ, टॉर्सनल कांस्टेंट, आप मुझे बताओ उसका मतलब क्या है? टॉर्सनल कांस्टेंट कम होने का मतलब क्या है? स्प्रिंग सॉफ्ट है या हार्ड है, ये बताओ, खुद सोचो। टॉर्सनल कांस्टेंट कम है तो थीटा ज्यादा बन रहा है। टॉर्सनल कांस्टेंट कम होने का मतलब सॉफ्ट है या हार्ड है? सॉफ्ट है। अरे यार एक स्प्रिंग में टॉर्सनल कांस्टेंट सिर्फ दो यूनिट का है, इसका मतलब 1 डिग्री ट्विस्ट करने में मात्र 2 न्यूटन का ही टॉर्क पैदा होता है उसके अंदर, रीस्टोरिंग टॉर्क जो होता है। एक में 15 का पैदा होता है, तो जिसमें 15 का पैदा हो रहा है इसका मतलब उतनी जल्दी उसको ट्विस्ट होने नहीं देगी, और जिसमें सिर्फ मात्र 2 यूनिट का रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा हो रहा है वो क्या कर देगी? उसको घूमने देगी। मतलब जिनका के कम होगा यानी स्प्रिंग सॉफ्ट होगी उनमें डिफ्लेक्शंस बोलो क्या आएंगे? ज्यादा आएंगे। सो ये चाहते हैं अगर गैल्वेनोमीटर थोड़ा सेंसिटिव हो, गैल्वेनोमीटर ऐसा हो कि भैया थोड़ा सा भी करंट है एकदम से ऐसे घूम जाए, तो हम चाहेंगे कि हमारी स्प्रिंग का जो टॉर्सनल कांस्टेंट हो बोलो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो? नहीं आ रहा समझ में तुम लोगों को? तो मैं बोलूंगा फॉर हायर डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर NIAB is higher and torsional constant of spring must be smaller, that is spring should be soft। भाई तुम देख के बताओ तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पढ़ लो एक बार, पढ़ लो पूरा पूरा पढ़ लो, पढ़ लो एक बार सारा ये तसल्ली से। भाई तुम्हें नहीं आ रहा समझ में? क्या हो गया? मुश्किल लग रहा है? एमसीजे मुश्किल लगा क्या? बिल्कुल इजी है ना, कुछ भी नहीं है, बता रहा हूं। बिल्कुल देखते ही कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, देखते ही कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अरे नहीं, पिलो पिलो पिलो। सो गाइज एक बड़ी सिंपल सी चीज है, आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे बच्चों, अगर आप लोग ध्यान से समझते हैं तो आपको समझ में आएगा जो टॉर्क है, जो गाइज टॉर्क है जितना लगा किसकी वजह से बोलो? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वही रिस्पॉन्सिबल है बोलो किसके लिए बोलो? जो स्प्रिंग में रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा हुआ, दैट इज के थीटा, एंड के थीटा शुड बी इक्वल टू दिस एंड थीटा इज इक्वल टू NIAB अपन में क्या बोलो की। मान के चलो ये सबको समझ में आ चुका है, मुश्किल तो नहीं लगा। अगली बात समझते हैं, अगली बात समझते हैं। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। भाई फिर बातें, इसको बोलते हैं ISA। सुन लीजिए भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं गैल्वेनोमीटर से, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों। अब क्या होता है मैं बताता हूं आपको। आप मुझे एक बात बताओ, मैं ये मान के चलूं अगर कि मैंने ना 5 एम्पियर का करंट भेजा किसके अंदर बोलो? गैल्वेनोमीटर के अंदर, और इससे जो उसमें डिफ्लेक्शन आई वो 20 डिग्री की डिफ्लेक्शन आई। कितनी डिफ्लेक्शन आई बोलो? 20 डिग्री की। रीडर नहीं बोल सकते, मैं डिग्री में बात कर रहा हूँ। सो मुझे बताइए 1 एम्पियर के लिए कितनी डिफ्लेक्शन आती है? 4 डिग्री की। यही उसकी करंट सेंसिटिविटी है। हो सकता है हमारे पास अलग अलग गैल्वेनोमीटर्स हो और वो 1 एम्पियर के करंट के लिए अलग अलग डिफ्लेक्शंस दिखाते हो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया बच्चों सबका थीटा अलग अलग भी हो सकता है। किसी में अगर आपने हार्ड स्प्रिंग ले ली
तो वो सेम करंट के लिए कम डिफ्लेक्शन दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता, बोलो है कि नहीं। सो आपको एमसीक्यू तैयार करने होते हैं, वो सब कुछ आप स्टैंडर्ड तैयार करते हैं, वैसे कि ये वाले स्प्रिंग यूज करेंगे, ये वाली चीज सबका सेम मिलेगा आप लोगों को। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी, अगर 5 एम्पियर के करंट के लिए 20 डिग्री का डिफ्लेक्शन है तो 1 एम्पियर करंट के लिए कितने का, 4 डिग्री का। इसी को बोला गया करंट सेंसिटिविटी। क्या बोला गया, बोलो। अब करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ, आप जरा मुझे बताओ क्या मतलब है इसको। इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द deflection produce in galvanometer for या पर यूनिट करंट। ओ भाई नहीं आया समझ में, हर एक यूनिट करंट के लिए जितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है उसको बोलो, उसकी बोलो क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी। अच्छा फॉर्मूला क्या बनेगा, कौन बच्चा बताएगा, कौन बच्चा बताएगा फॉर्मूला क्या बनेगा, जितना करंट है डिवाइड बाय बोलो क्या आएगा, थीटा। गलत लिख दिया शायद, गलत लिख दिया। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट 20 डिग्री 5 एम्पियर से तो 4 डिग्री होगा 1 एम्पियर से। समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। सो मुझे एक बात तो सब बच्चे थीटा बाय आई तो करना पड़ेगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ भाई इधर कार्तिक है, इससे सबसे पेचीदा क्वेश्चन क्या बनता है जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा गलती करता है। चलिए मेरा आपसे सवाल है, अगर मैं करंट को बढ़ा रहा हूं, अगर मैं गैल्वेनोमीटर में करंट को बढ़ा रहा हूं तो बताइए करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी या घटेगी, ये आपको सोचना है। मैंने बोला कि अगर मैं करंट को बढ़ा रहा हूं तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी या घटेगी, सोचो। करंट बढ़ा रहे हैं तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी या घटेगी, सेम रहेगी, सेम रहेगी। अगर आपने सोचा करंट को मैंने बढ़ाया और करंट सेंसिटिविटी ऐसे रिलेशन में है, इनवर्स रिलेशन में है, तो घटेगी, तो ये गलत हो जाएगा बच्चों। क्योंकि आप ये बात भूल जाते हैं कि थीटा का फॉर्मूला क्या है, बोलो। थीटा का फॉर्मूला भी पड़ गया है, NIAB अपॉन में K था, डिवाइड बाय में I है, I से I कैंसिल होगा, आंसर आएगा NAB अपॉन में K। मतलब करंट सेंसिटिविटी I पे डिपेंड। और इसका मैं रीजन आपको बता देता हूं बच्चों। अगर आपने 5 एम्पियर करंट लिया तो 20 डिग्री का डिफ्लेक्शन है। अगर आप 6 एम्पियर करेंगे ना तो ऑब्वियसली बात है डिफ्लेक्शन 24 डिग्री हो गया, अरे बढ़ गया ना। लेकिन करंट सेंसिटिविटी अभी भी 4 की और बाद में भी कितनी, बोलो 4 की, क्योंकि 1 एम्पियर का तो अभी भी 4 ही आ रहा है। अगर आपने कर दिया 10 एम्पियर तो वो 40 डिग्री डिफ्लेक्ट कर गया, लेकिन 1 एम्पियर के लिए अभी भी कितना, बोलो 4 ही है। तो आप करंट बढ़ाएंगे तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा, बट डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट बोलो क्या रहेगा। आप जैसे वो चीनी लेते हैं ना भैया, 1 किलो चीनी 40 रुपए की है, अब आप चीनी किलो में बढ़ाए जा रहे हैं, 5 किलो से 6 किलो से 7 किलो से, पैसे बढ़ते जाएंगे, बट 1 केजी का प्राइस बोलो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो डिफ्लेक्शन फॉर 1 यूनिट करंट बोलो हर वक्त क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर आप करंट बढ़ाएंगे तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा, जब ये भी बढ़ाया वो भी बढ़ गया तो रेशियो क्या रहेगा, बोलो सेम रहेगा। नहीं आया ना समझ में, लखन नहीं आ रहा समझ में, मुश्किल लग रहा है बहुत ज्यादा। ओ भाई ध्यान रखना, करंट सेंसिटिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट। बोलने में नाम आ रहा है करंट सेंसिटिविटी, ये इंडिपेंडेंट होती है करंट के। क्यों होती है वो मैं आपको बता चुका हूं। नहीं आया भाई समझ में, रचित डाउट लग रहा है, नहीं आया रितिका, तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, करंट सेंसिटिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट। अच्छा कौन बच्चा बताएगा, अगर मैं अपने गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी ज्यादा रखना चाहता हूं, करंट सेंसिटिविटी ज्यादा रखना चाहता हूं, करंट आए एकदम से सेंस कर ले उसको, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रखना चाहिए, मुझे कॉइल का एरिया बड़ा रखना चाहिए, मुझे अंदर की मैग्नेट्स की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रखनी चाहिए। और सर मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, स्प्रिंग का टॉर्सनल कांस्टेंट क्या रखना चाहिए, कम रखना चाहिए। मुझे मतलब स्प्रिंग सॉफ्ट रखनी चाहिए। अगर मेरी स्प्रिंग सॉफ्ट होगी तो थोड़े से करंट के लिए भी वो ज्यादा घूम जाएगी। अगर हार्ड स्प्रिंग लगा दोगे घूम पाएगी, क्या पता टॉर्क उसको घुमा ही ना पाए। क्लियर है कि नहीं बताओ जरा। सो बोलेंगे फॉर हायर करंट सेंसिटिविटी, फॉर हायर करंट सेंसिटिविटी number of turns should be higher, area of coil अरे मुश्किल लग रहा है ये बताओ, बहुत आसान नहीं है। अच्छा अब ऐसे ही क्या होता है सुन लीजिए, ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी।
अब आप बताओ ये क्या होगी, इसको VS लिखते हैं भाई। अब ये क्या होगा यार, आपने एक बात बताओ, किसी सर्किट में करंट चल रहा है, किसी सर्किट में करंट चल रहा है तब उसके अंदर रिफ्लेक्शन आ रही है गैल्वेनोमीटर में, तो करंट जो तभी चल रहा है ना जब वोल्टेज लगी होगी सर्किट में। अरे ऑब्वियस सी बात है यार, मैंने यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, सो इसकी पक्का अगर इसमें करंट चल रहा है तो डेफिनेटली कुछ वोल्टेज भी तो है ना। सो आप एक बात बताइए, अगर मैं ये बोलूं कि 10 वोल्ट के वोल्टेज के लिए इसने 40 डिग्री का डिफ्लेक्शन दिखाया, मान लो 40 नहीं कुछ और ले लेते आपके, 10 वोल्ट की वोल्टेज के लिए इसने 30 डिग्री का डिफ्लेक्शन दिखाया, तो 1 वोल्ट के लिए कितने का दिखाएगा, 3 डिग्री का। तो यही होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर फॉर 1 यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। 1 यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कितना डिफ्लेक्शन वो दिखा रहा है, कितने डिग्री का डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, यही बोलो उसका क्या है, बोलो वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या ये वोल्टेज पे डिपेंड करेगी, क्या ये वोल्टेज पे, वोल्टेज सेंसिटिविटी वोल्टेज पे डिपेंड करेगी क्या, नहीं करेगी सर, नहीं आ रही बात समझ। तो हम क्या बोलेंगे, लिख लीजिए यहाँ पर, हाँ रेजिस्टेंस पे करेगी। इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। ए बस, मतलब ये मान लो 10 वोल्ट की अगर वोल्टेज के लिए 30 डिग्री का डिफ्लेक्शन है, तो 1 वोल्ट के लिए बोलो कितने का, 3 डिग्री का, यही बोलो 3 डिग्री, इसकी बोलो क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो मुझे बताओ जरा वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, बोलो थीटा बाय वी। अब जरा बताएंगे थीटा का फॉर्मूला क्या था। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर अब I से V कैसे काटे, यार तुम जानते हो वोल्टेज को मैं IR लिख सकता हूं, वोल्टेज को मैं IR लिख सकता हूं, ओए तुम चुप नहीं हो सकते क्या, क्लियर है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी अगर हाई रखनी है तो बोलो रेजिस्टेंस भी क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। क्लियर होता है कि नहीं होता, ओ भाई नहीं आ रहा समझ। अब मैं तुमसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछूंगा, सोचना जरा, सोचना जरा। वोल्टेज सेंसिटिविटी अगर मुझे ज्यादा रखनी है तो सारी बातें पहले वाले तो ठीक है, NAB/K सारा ठीक है। कार्तिक यहाँ पर ध्यान दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछने वाला, देखते कितने बच्चे सोच पाएंगे। वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा रखनी है तो मुझे पता है NAB/K वो सारी बातें हो चुकी है, लेकिन एक नई बात सीखी कि मुझे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बोलो क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। अब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम रखना पड़ेगा, बट थोड़ी देर पहले कह रहा हूं नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखने पड़ेंगे। अब ये दोनों बातें ना पूरक नहीं हो रही एक दूसरे की, क्योंकि अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखता हूं ना, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखता हूं तो आपको पता है रेजिस्टेंस होता है R इज टू में रो L/A, तो लेंथ ज्यादा हो गई तो बेसिकली रेजिस्टेंस बोलो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और आप ये कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस कम होना चाहिए तभी से वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। हम देखो चाहते हैं कि हमारा गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव हो, ये मैं चाहता हूं बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहता हूं थोड़ा सा भी करंट है रीड कर ले, थोड़ा सा भी वोल्टेज है रीड कर ले। तो अगर मुझे वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा रखनी है सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि रेजिस्टेंस कम रखना पड़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रखने पड़ेंगे। लेकिन नंबर ऑफ टर्न ज्यादा कर दूंगा तो बोलो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा, फिर तो ये लोचा हो गया भाई। तो क्या करा जाए कि दोनों बातें सही हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सोच पा रहे हैं बिल्कुल अच्छे से कि सर ऐसे में फिर आप लेंथ बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, लेकिन फिर आप ऐसा करो कि एरिया जो है उसका ज्यादा रख दो। क्या रख दो, बोलो ज्यादा रख दो। अगर मोटी वायर हम उसके अंदर लेते हैं, अगर मोटी वायर लेंगे जिसका एरिया ऑफ प्रोटेक्शन ज्यादा है, तो लेंथ ज्यादा होते हुए भी एरिया ज्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस बोलो क्या होगा, कम होगा। और रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो VS बोलो क्या होगा, ज्यादा होगा। समझे नहीं मेरी बात को, मैंने क्या कहा। ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है कि अगर वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बात करे तो ऐसे ही कर सकता है, अदरवाइज वो करता नहीं इस तरह क्वेश्चन। लेकिन आप सोच सकते हैं कि नंबर ऑफ, इधर सुनो, नंबर ऑफ टर्न्स अगर मैंने ज्यादा करे तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर मैं गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहता हूं, मुझे नंबर ऑफ टर्न्स क्या करने पड़ेंगे, ज्यादा, ये तो ऑब्वियस है भाई। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स अगर मैंने बढ़ा दिए तो रेजिस्टेंस बोलो क्या हो जाएगा, ज्यादा। रेजिस्टेंस क्योंकि लेंथ ज्यादा हो जाएगी, और रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये लफड़ा है भाई। तो हमने एक बात समझी कि नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा हो जाएंगे और रेजिस्टेंस भी नहीं बढ़ेगा।
इसका तरीका है मोटी वायर ले लो। कैसी वायर ले लो बोलो? अगर मैंने मोटी वायर ली तो नंबर ऑफ टर्न्स तो बढ़ गए, बहुत सारे लेंदे लो, लेकिन ज्यादा बड़ा एरिया होने के कारण रेजिस्टेंस बोलो क्या रहेगा? कम। और रेजिस्टेंस अगर कम रहेगा तो वीएस क्या रहेगा बोलो? ज्यादा। इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। नहीं यार ये बात समझो, ठीक है? तो ये पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है बच्चों इसके लिए। और यहाँ पर एमसीजी वैसे समाप्त होता है, एमसीजी समाप्त होता है। अब एमसीजी बेस्ड ना बस 2 टॉपिक और है, वोल्ट मीटर और एमीटर, वो नेक्स्ट क्लास के बच्चे, मतलब नेक्स्ट क्लास फुल एंड फाइनल होगा चैप्टर, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा आप लोगों का। ओए क्लास चुप रहो, मुझे तुम पहले एमसीजी बताओ। एमसीजी एक बार देखो जल्दी से, फटाफट से देख के बताओ। ये आ गया समझ? सबको समझ में मैटर क्या है? ये ड्राइव समझ में आया आप लोगों को? ये मैटर समझ में आया? कोयल का एरिया छोटा कर दो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ना। नहीं, एरिया अगर आप बढ़ाओगे तो फायदा ही है, सेंसिटिविटी और बढ़ेगी। एरिया तो डायरेक्ट रिलेशन में, एरिया तो डायरेक्ट रिलेशन में, मेरी बात समझो। देखो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने जरूरी है, तभी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, बिकॉज टॉर्क बढ़ेगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स मैंने बढ़ाए, मान लो तुमने पतली वायर लेके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि तुमने नंबर ऑफ टर्न्स जैसे ज्यादा लोगे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ये आर होता है रो एल बाई, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होते ही सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी? कम। तो मैं चाहता हूँ कि भैया नंबर ऑफ टर्न्स तो बढ़े बट रेजिस्टेंस ना बढ़े। तो नंबर ऑफ टर्न्स तो बढ़े बट रेजिस्टेंस ना बढ़े, तो मैं क्या करूँगा? एरिया बढ़ा ले लूंगा वायर का। अगर एरिया ऑफ प्रोटेक्शन मैंने बढ़ा ले लिया तो नंबर ऑफ टर्न्स जितने मर्जी बढ़े, एरिया ज्यादा होने के कारण रेजिस्टेंस बोलो क्या रहेगा? कम रहेगा। और रेजिस्टेंस अगर कम रहेगा तो सेंसिटिविटी बोलो क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ नहीं आ रहा बिल्कुल? क्या टेस्ट नहीं बैठे तुम लोगों को अब तक? ठीक है, आज टाइम नहीं है, चुपचाप बैठे रहो। आदर्श हाईएस्ट है, आशीष मेरी गलती चढ़ा के वहां 16 चढ़ा रखे, मेरे 19 है, मेरे 16 चढ़ा रखे वहां पे। सच में 16 चढ़ा के सर मेरे फिजिक्स में? अरे अबे फिजिक्स सही है। आशीष दे दो पीछे। शिवानी, निखिल शाह 16, तनीषा जाओ, तनीषा 13.5, किसी और को भी ले जाओ, वो थोड़ा गेट का ऐसा प्रॉब्लम। बादल 12, इससे बच के जाना, चले जाओ कोई बादल 12, थोड़ा सा बच के, इससे गिर ना जाए वो। बादल कृति, हाँ बंद करता हूँ।